चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इस पे बात करेंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि सेशन में करने क्या वाले हैं और किस तरह से आंसर राइटिंग को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी किए थे सेम टू सेम, तो वही चलेगा। फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया था आंसर राइटिंग प्रोग्राम, तो इस बार उसको कंटिन्यू करने का सोचा है। रिस्पॉन्स अच्छा था और काफ़ी बच्चे जुड़े जिनको आंसर राइटिंग से बेनिफिट मिला। इवन यूट्यूब्स पे भी काफ़ी वीडियोस के थ्रू हमने जितना हेल्प किया, बट इस बार वो सारी चीज़ों को क्लासरूम के फॉर्मेट में एक प्रॉपर वे में चलते हैं। तो उसका अगेन जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है 3 पार्ट जैसे पहले था वैसा ही होगा, बट इस बार हमने नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दिए हैं। पिछले बार आपका 2 क्लासेस था, तो इस बार हमने क्या किया है, हर टेस्ट के पहले 3 क्लास लेंगे। तो लगभग ये 35 से 36 क्लासेस होंगे जो प्लस डिस्कशन है, और इस क्लास के साथ साथ इस क्लास के बेस्ड पे आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो ये आपका क्या है, प्रोग्राम कंप्लीट है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन टेस्ट प्लस आपका क्या है, जो टेस्ट होगा एग्जाम के लिए उसके रिगार्डिंग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो लगभग हमारे 26 टेस्ट हैं। सो 3 राउंड टेस्ट के हैं, पर ये 3 राउंड टेस्ट से इंपॉर्टेंट, ये 3 राउंड टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस के साथ जो चल रहे हैं। पर क्लास जो भी सब्जेक्ट होगा उसका आपका असाइनमेंट होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस क्लास के अंदर यहाँ पर डील करेंगे, जो आप लोग लिखोगे वो लगभग 20-25 क्लास होगा। ठीक है, और कुछ क्लासेस आपके क्लासेस के बाद आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, जैसे लास्ट ईयर दे रहे थे हम लोग। ठीक है मुकेश, तो वो लास्ट ईयर जो दे रहे थे वो सेम टू सेम क्या होगा, असाइनमेंट होगा। तो 3 फॉर्मेट में चलेगा कुछ इस तरह से। अगर हम लोग पूरे वीकेंड्स को देखेंगे कि हम लोग पूरे वीक में क्या करने वाले हैं, तो आपका मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये तीनों दिन आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, और वीक में आपका सैटरडे आपका टेस्ट है। मंडे, जब मंडे आप आओगे तो मंडे को यहाँ पर नियर अबाउट 25 क्वेश्चन असाइनमेंट के आपको मिलेंगे। वेडनेसडे फिर आपको यहाँ पर लगभग 20-25 क्वेश्चन, और थर्सडे को इस बार थोड़ा सा हम कम देंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपका सैटरडे टेस्ट होगा तो पढ़ने के लिए भी आपको टाइम मिलना चाहिए। तो थर्सडे को लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होगा। पर सैटरडे आपका जो मोस्टली थर्सडे फोकस करेंगे वो लॉन्ग आंसर्स पे करेंगे, जो 10 और 15 नंबर के हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा लॉन्ग आंसर को अलग से डेडिकेटेड करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे पीएससी का नेचर प्रीलिम्स में भी देखने को मिला है, तो मेंस में भी हल्का सा यूपीएससी तरफ डाइवर्ट हो सकता है। अब आप लोग से ही चिड़े हुए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा लगाते हो दावा पत्ती तो चिड़े हुए हैं उन लोग, तो वो चिड़े हुए हैं इसलिए क्या हो रहा है कि थोड़ा सा यूपीएससी ट्रेंड में खींच रहे हैं। अगर वो खींच गए यूपीएससी ट्रेंड में तो इस क्वेश्चन को लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एनालिसिस वाले आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको भी इसलिए थोड़ा सा हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। और जो भी बेनिफिट लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि एनालिसिस वाले क्वेश्चन को जब पढ़ रहे थे तो फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हो जा रहे थे। हो रहा था कि एनालिसिस जितना अच्छा किया तो फैक्चुअल याद रह जाता था, और फैक्चुअल को पढ़ते तो एनालिसिस कर नहीं पाते थे। तो इसलिए एक दिन डेडिकेटेड किया है आपका 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और इसमें भी पढ़ाएंगे उस चीज़ को, ऐसा नहीं कि उसको नहीं लेकर जाएंगे, पर ये सेपरेट होगा। इसके बाद लगभग पिछले बार ऐसे में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऐसे की 2 क्लासेस थी, तो इस बार लगभग ऐसे की 10 क्लासेस हैं। ऐसे की टोटल 10 क्लासेस होंगी, जो आपका शुरू में 3 ऐसे है, और बाद में जब सेशन खत्म, आपका जो 1 राउंड होता है उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए दिखे होंगे। ठीक है, तो ये शीट्स पे दिखेगा, तो और शीट्स में कुछ चेंजेस भी करना है हमको, तो ये पीछे पूरा दिख रहा होगा। ये कंटेंट एनरिचमेंट जो क्लासेस दिख रहे हैं ना, 26, 27, 30 उधर, वो ऐसे क्लासेस हैं मेनली, जो नीचे तरफ दिख रहे होंगे आपको मे के अराउंड। ठीक है, तो वहाँ पर हम मोस्टली ऐसे क्लासेस लेंगे, जितने भी नए टॉपिक्स होंगे, करंट अफेयर होगा, उसको खींचते हुए ऐसे में उसको कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग के साथ साथ सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पैटर्न को किस तरह से आप रीड कर रहे हो, करंट अफेयर को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने आंसर्स पे, और ऐसे को किस तरह से हम ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम में ऐसे आंसर राइटिंग के साथ साथ कुछ असाइनमेंट्स, और नियर अबाउट अगर आप इसमें भी देखते हैं वीकेंड्स पे, मतलब अगर आप एक वीक में देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, सब मिलाकर आप लगभग 70 to 75 क्वेश्चंस लिखेंगे अपने हाथों से। फिर से अगेन हम ग्रुप बना देंगे, जैसे लास्ट टाइम था, एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे बेनिफिट मिलेगा। तो कम से कम 70-80 क्वेश्चन अगर पर वीक लिख रहे हो, तो 3 मंथ्स तक अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आंसर लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप आंसर नहीं लिख सकते तो कोई नहीं लिख सकता। उस स्टेटस पे पहुंचना है, उस पर्टिकुलर आपको क्या करना है, उस स्टेटस पे जाना है कि कोई भी क्वेश्चन आए उसका आंसर मैं लिख जाऊंगा, और वो तभी होगा जब आप पर वीक ये करेंगे। कोरोना वायरस के कारण लास्ट टाइम रुक गए, नहीं तो आ गया था ये स्टेज कि कोई भी क्वेश्चन था आंसर हम पिक कर पाते थे,
लास्ट टाइम का जब हम लोग जो भी अटेंड किया था आप लोग में से, तो वही चीज़ चलेगा और अच्छे से करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्लास का टाइम भी ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा आपका पर वीक का चीज ये हो गया, और इसके बेसिस पे टेस्ट वही होगा, सेम बुक फॉर्मेट, और बाद में फिर फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। तो सब कुछ कॉमन ही है, बस इसमें ये किया गया है कि यहाँ पर आपको अलग से 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन है जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, उसके लिए अलग से प्रैक्टिस दिया गया है, और ऐसे का पहले से ही फिक्स कर दिया है कि 10 सेशन ऐसे का लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए ही प्रोग्राम को पूरा का पूरा डिज़ाइन किए। दूसरा, इस कंटेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको बता देता हूँ मैं आपको। पर वीक का इस बार थोड़ा सा चेंज किए हैं। पहले क्या था कि 75 मार्क्स का और 25 मार्क्स 50 मार्क्स को क्लब करते थे। इस बार क्या किया, कुछ बड़े सब्जेक्ट को भी कर दिए जो ओवरलैप होते हैं आपस में, ठीक है। और एक जगह पे चेंजेस कर लेना, जो 3 अप्रैल के बाद वाला होगा, टेस्ट 6 के बाद, वहाँ पर पब एड लिखा है, वो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स है। पब एड ऊपर हो चुका है पॉलिटी के साथ, ठीक है। तो पॉलिटी एंड पब एड एक साथ है, और यहाँ पर 5, 6 और 9 अप्रैल वाला जो होगा पेपर 7 पार्ट 2 के साथ, वो क्या है, इंडियन छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स। सीजी इकोनॉमिक्स कहीं नहीं लिखा होगा, ठीक है। और 3 राउंड होंगे टेस्ट के टोटल, पहले सब्जेक्टिव है और उसके बाद फिर आपका 2 फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया प्रोग्राम पे क्या करने वाले हैं, वो तो एक अलग बात है। अब ये देखते हैं कि करेंगे क्या, उस क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे। खासकर ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को समझेंगे, जो भी आप लोगों को मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले दिया था, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इस क्वेश्चन के साथ साथ जाएंगे, कितना आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो चीज़ों को, उसको भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को एक डिटेल करते हैं, और छोटी मोटी 2-3 चीज़ें हैं उसको भी देखते हुए चलते हैं। चलो, कितने में ये हो जाएगा। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी छत्तीसगढ़ 2019-2024। अब ये दोनों मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी देंगे नेक्स्ट मंथ उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो आगे चलकर देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और देखना, दोनों मेंस में से क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चंस को पहले रीड करना सीखेंगे। अगेन वो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, आपका क्रिटिकली एनालाइज, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, समझाइए, बताइए, विवेचना कीजिए, ठीक है, इसमें टिप्पणी कीजिए। तो ये सारे अलग अलग बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पे आप क्या होते हैं, परेशान होते हैं। पर ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स से आपका पूरा का पूरा आंसर नहीं बदलता, आंसर का जो कोर है वो वही रहता है। इससे सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपका डिफाइन होता है कि किस डिग्री तक आपको लिखना है, डिग्री मतलब कितना डीप लिखना है आंसर को, ठीक है। तो वो क्रिटिकली एनालाइज को सबसे डीप लिखा जाता है, डिस्कस को उससे कम डीप लिखोगे। डीप लिखना मतलब आपको कितनी ज़्यादा उसके डायमेंशंस को कवर करना है, वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। पर यहाँ पर एकदम जनरल सा क्वेश्चन है, आपको लिखना बस है, राइट डाउन। क्या करना है, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति की विशेषताओं को सिर्फ आपको लिखना है। तो पहली बात तो थी कि इसको, इस आंसर को सीधा सीधा फॉर्मेट क्या कर सकते थे, पॉइंट वाइज जा सकते थे, ठीक है। सीधा के सीधा पॉइंट उठाओ और पॉइंट वाइज आप इसको कर सकते थे। दूसरा चीज, जब इस औद्योगिक नीति को लिखेंगे तो वो हर कोई लिखेगा कि रिजर्वेशन दिया गया है छत्तीसगढ़ में एक जगह 100% दिया है, 70 दिया है और 40% दिया गया है, ठीक है। रिजर्वेशन के साथ साथ आप बताओगे कि किस तरह से ब्लॉक वाइज डिवाइड किया गया है, अलग अलग ब्लॉक को एक ग्रुप कर लिया गया और उस ब्लॉक में कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ब्लॉक बना दिए गए हैं, ABCD। इसके साथ साथ इन्वेस्टर की भी कैटेगरी बनाई गई है, आप कितने रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो एक चीजें हैं इस पे लिखी हुई है, पर ये उसकी विशेषता में आप उसको लिखो ना लिखो, साइड में लिख दो चल जाएगा। हाँ, रिजर्वेशन डेफिनेटली लिखना है, पर इन्वेस्टर की कैटेगरी, ब्लॉक की कैटेगरी, ये उसकी विशेषताओं का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की विशेषताएं में वो जो मांग रहा है वो है कि आप इंडस्ट्री को कितना समझ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जितनी भी छत्तीसगढ़ में क्या है उद्योग है, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, उन इंडस्ट्रियों को क्या किया है, 4 भागों में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। उच्च प्राथमिकता, हाई प्रायोरिटी, उसके सेकेंडरी प्रायोरिटी, फिर लीस्ट प्रायोरिटी, इस तरह से। और जब आप देखोगे कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है, सबसे उच्च प्राथमिकता दी गई है, वहां से आपको यह दिखेगा कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये क्या कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है ग्रोथ पोल को। ग्रोथ पोल मतलब विकास जिससे होता है उसका पूरा का पूरा कल्पना को बदल रहा है। पहले विकास के लिए हमने क्या लगाया, भिलाई स्टील प्लांट। पहले विकास के लिए क्या लगाया, बाल्को। पहले क्या लगाया, NMDC। ये सबसे हम अपने विकास को देख रहे थे। नगर के विकास से हम क्या कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के विकास को देख रहे थे। पर छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने क्या किया है, उच्च प्राथमिकता में किसको रखा है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस।
लघु वन उत्पाद से संबंधित क्षेत्रों को रखा है। कृषि संबंधित क्षेत्र, खासकर मेगा फूड पार्क और जितने भी आपके फूड प्रोसेसिंग पार्क हैं। तो ग्रोथ पोल आज जो है छत्तीसगढ़ का, उसको ग्रामीण छत्तीसगढ़ में लाया गया है शहरी छत्तीसगढ़ से। ग्रोथ पोल है शिफ्टेड फ्रॉम अर्बन टू द रूरल छत्तीसगढ़ एंड देयर बाय क्या कर रहे हैं, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये होता है किसी पॉलिसी की एनालिसिस फॉर्मेट में उसको लिखना। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, छत्तीसगढ़ की निम्न है 1 2 3 4 5, वो निम्न है नहीं करना है, आपको समझ के बताना है कि इससे कैसे चेंजेस होगा। सबसे पहला चेंज क्या है, ग्रोथ पोल जो अर्बन था वो कहां आ गया, अब गांव पे आ गया, हाई प्रायोरिटी से। दूसरी, हाई प्रायोरिटी में पहले तो इन इंडस्ट्री को रखा गया जिससे ग्रामीण और साथ ही साथ जनजातीय क्षेत्र का विकास हो, रूरल एंड ट्राइबल एरिया का हो। नंबर 2 विशेषता क्या है, छत्तीसगढ़ में जो उद्योग है ही नहीं, दोज इंडस्ट्रीज विच आर नॉट इन छत्तीसगढ़, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि सर्विस सेक्टर को भले की प्राथमिकता में नहीं दिया है, लेकिन पहला औद्योगिक नीति है अभी तक छत्तीसगढ़ की जितनी भी औद्योगिक नीति आई है, ये पहला औद्योगिक नीति है जिसने सर्विस सेक्टर को भी कंसेशन देने की बात की है, नहीं तो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। दूसरा, ऑटोमोबाइल्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखा है। फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाई गोली बनाती हैं कंपनियां, छत्तीसगढ़ में नहीं है तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखा है। मतलब कहीं ना कहीं ये औद्योगिक नीति क्या कर रही है, छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री को बढ़ा रही है, एक इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है, हमको अलग अलग डायमेंशन खोले जा रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, और भी चीज़ों को डेवलपमेंट करना है, ठीक है। जैसे कि आप फार्मास्यूटिकल्स नहीं छत्तीसगढ़ में, उसके लिए जाएंगे, फूड पार्क्स बहुत सारे बन रहे हैं, तो ये है इंडस्ट्री पॉलिसी की कि वो किस किस एरिया में डेवलप कर रहा है। दूसरा, यहाँ जो कंसेशन है, रिबेट है, वो तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्किल डेवलपमेंट कम है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जब आपको क्रिटिसिज्म भी करनी होगी तो आप क्या बोलोगे, स्किल डेवलपमेंट कम है और आप यहाँ पर कर रहे हो रिजर्वेशन पे चले गए हो। वो ठीक है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, पर उनकी स्किल के लिए कुछ काम नहीं किया गया, अभी भी नहीं दिया गया है। सीधा बोलेंगे कि 70% जो अनस्किल्ड है उनको 70% रिजर्वेशन, तो उनका स्किल का कौन जवाबदारी लेगा, ठीक है। तो ये है इसके फीचर्स, वो विशेषताएं नहीं है। इसके बाद आपका ई मानक, सी पोर्टल है, गवर्नमेंट खरीदी करेगा, ये सब कोई लिख के आओगे, लेकिन वो इसकी विशेषताओं का पार्ट नहीं है। इसकी विशेषताओं में एक और चीज क्या डाल सकते हो कि कोर सेक्टर जो छत्तीसगढ़ में है, उसके साथ साथ जो भी क्या करते हैं, ज्यादा उद्योगों को लगाना चाहते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बी स्पोक पॉलिसी लाया गया है, ठीक है। तो उस तरह से आपको एक एनालिसिस फॉर्मेट में करेंगे, कभी भी वन वे आंसर नहीं लिखा जाता। मैं आपको बहुत सारे एंगल्स सिखाऊंगा आंसर लिखने के, हर एक चीज को देखेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है, अमीबा डायग्राम से हम देखेंगे, ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो आंसर राइटिंग के जितने भी प्रेजेंटेशन है, चाहे वो 2 मार्क्स में हो, कैसे हम मैप के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, फ्लो चार्ट से हम आंसर को कैसे अपने अच्छे कर सकते हैं, प्रॉपर अगर हम पैराग्राफ ही लिख रहे हैं तो हमको कितने बड़े पैराग्राफ लिखने चाहिए। बहुत लोग 10-10 लाइन का पैराग्राफ, 8-8 लाइन का पैराग्राफ नहीं, हम छोटा पैराग्राफ लिखना सिखाएंगे, 4 से 5 लाइन का, और वो बहुत कंसाइज होगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करेगा, ठीक है। तो उस तरह से आपका आंसर फॉर्मेटिंग होता है और उसी तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए। तो जैसे ये एक क्वेश्चन था सिंपल सा, औद्योगिक नीति की विशेषताओं को बताइए, तो इसी तरह से आपका अलग अलग क्वेश्चंस भी फॉर्मेट होंगे। आज सिंपल एक ओरिएंटेशन सेशन है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं लेकर चल रहा हूँ, इसलिए उस पर ज़्यादा डील नहीं कर रहा हूँ। ऐसे की भी थोड़ी सी बात करेंगे, छत्तीसगढ़ पे जो ऐसे के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे पे भी आपका क्या है, 3 डायमेंशन दिख रहे हैं, एक तरफ आपका इंडिया है, एक इंटरनेशनल है, और एक आपका छत्तीसगढ़ का ऐसे है। चैलेंज इन दोनों में नहीं होता कभी भी, इंडिया और इंटरनेशनल डेफिनेटली बनता है, चैलेंज होगा इसको कितना अच्छा आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर 2 ऐसे हैं और वो पूरा का पूरा आपका छत्तीसगढ़ के टॉपिक से है। तो प्रोग्राम को भी कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि पहले समझें हम लोग खुद भी कि छत्तीसगढ़ का वेटेज कितना जा रहा है और इंडिया का वेटेज कितना जा रहा है, और उसके हिसाब से इस ऐसे को कैसे फॉर्मेट किया जा रहा है। तो उस चीज को देखते हुए डिजाइन करा गया है पूरा का पूरा कोर्स, जिसमें एक भी सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग नहीं छूटेगा, पहला थिंग। दूसरा, जितने भी कंटेंट एनरिचमेंट, इसमें एक और चीज भी डाला गया है, इन क्लासेस में कंटेंट एनरिचमेंट का भी प्रॉमिस किया गया है हमारी तरफ से, ठीक है। तो कंटेंट एनरिचमेंट मतलब आपका जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हम अभी कुछ भी एक टॉपिक उठा के पढ़ रहे हैं, जनरली छत्तीसगढ़ का ही पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की, या हो सकता है छत्तीसगढ़ में मिनरल्स पढ़ रहे हैं, या इंडिया में मिनरल्स पढ़ रहे हैं। तो मिनरल डेवलपमेंट को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे मिनरल डेवलपमेंट के लिए अभी रिसेंट क्या क्या चीज़ें और की गई हैं। सिर्फ मिनरल्स को, खनिज जो भी हम पढ़ रहे हैं इंडिया में, तो हम उसको वहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, आयरन ओर कहाँ मिलता है, बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं। मिनरल को लेके जाएंगे इवन सी बेड मिथेन तक, जो समुद्र के नीचे क्या मिनरल एक्सप्लोरेशन आज गवर्नमेंट ने चालू कराया है,
तो वो सारे चीज़ को कवर करेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा, अभी औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस साल अभी जो एग्ज़ाम है 10 दिन बाद, अगर कोई देख रहे हो उनमें से वीडियो, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रिपेयर कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या चला है भारत में? किसान रेल। किसान रेल को कैसे चलाया गया? वो भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है, क्योंकि आप वेजिटेबल को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हो गुड्स ट्रेन से, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आया कि जो कृषि उत्पाद है उसको भी कहीं पहुंचाने के लिए हमको क्या इंपॉर्टेंट है? एक कॉरिडोर होना चाहिए। तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ऑयल पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस पे इस साल काम हो रहा था। अभी प्री में आपको क्वेश्चन दिखा है रिफाइनरी का, कई लोगों को पता भी नहीं चला होगा रिफाइनरी का क्वेश्चन क्यों पूछा गया। जगदीशपुर हल्दिया जो पाइपलाइन है उसमें 2 नए आपके एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स नरेंद्र मोदी ने ओपन कराए थे, इसके कारण वो क्वेश्चन आया था। और ये आपको कहाँ दिख रहा था? एक अगर आप सही मैगजीन पढ़ते प्रतियोगिता दर्पण तो वहाँ मिल जाता, सेम टू सेम ये चीज लिखा हुआ था, और वो क्वेश्चन उठा के उन्होंने वहाँ से दे दिया। तो समझेंगे इसलिए क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा बदलेगा, नेचर बदलेगा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी वो तो आता ही है, तो वो आएगा ही आएगा। देखो लास्ट ईयर का भी प्रोग्राम था, वो लास्ट ईयर 2 बार पूछा, इस बार प्री में पूछा, अभी मेंस में फिर पूछेगा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी क्या है। ठीक है, तो उसको भी देखते हुए चलना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जितनी भी नई योजनाएं आई हैं उस योजनाओं का एनालिसिस फॉर्मेट में हम प्रिपेयर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ योजनाओं को बस तैयार नहीं कर लिए कि गौधन है तो 2 रुपये है और 2 रुपये के चक्कर में आप क्या कर पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर, अब हम गोबर बीनेंगे नौकरी छोड़ेंगे। गोबर बीन के नौकरी छोड़ना वो एक अलग चीज़ है यार, गोबर बीन के नौकरी मिलना अलग चीज़ है, पर उस गौधन से छत्तीसगढ़ में, अब मैं अगर आपको क्वेश्चन दे दूं, आप लोग लिखिए, क्वेश्चन लिखिए और हो सकता है ट्राई करिए। गौधन योजना से किस तरह से पर्यावरण संरक्षण होगा? 8 मार्क्स में लिख के दिखाइए इसको। गौधन योजना किस तरह से पर्यावरण को संरक्षित करता है? हाउ द स्कीम कॉल्ड गौधन योजना और द गौधन स्कीम कंजर्व अवर एनवायरमेंट। गौधन योजना किस तरह से पर्यावरण संरक्षण में हमें मदद करता है। ठीक है, जनरली बात करेंगे, आप लिखो मत, क्वेश्चन को बस लिखो और उसके बाद जनरली बात करते हैं इस पे। आप लोगों के भी पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या बताते हैं। अभिषेक बताओ क्या क्या लिख सकते हैं? सर एक तो घरेलू ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें फायदा करेगा, सॉरी घरेलू ईंधन में अगर जलाओगे तो कार्बन मोनो, जो बायोगैस बना सकते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, हाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हाँ हाँ, और देखो वो पॉइंट्स आने भी चाहिए ना। हाँ आएंगे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ट्राई करो। सौरभ कुछ बोलोगे? मुकेश एक आध पॉइंट। जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। दीपावली में जो दिए वगैरह वो लोग बना रहे थे, वो अगर रिप्लेसमेंट करेंगे इससे गोबर से, तो वो मिट्टी जो मृदा अपरदन वाला काम हो रहा था वो थोड़ा सा बच जाएगा। मृदा अपरदन रुकेगा अगर हम उससे जोड़ते हैं। ठीक है, नहीं गुड, अच्छा है, सही पॉइंट है। ये भी अच्छा पॉइंट था। आप क्या बोल रहे थे? कृषि के लिए जैविक कृषि को बढ़ावा दिखेगा। हाँ, पर्यावरण संरक्षण है, जैविक कृषि भी एक प्रकार से उसका पार्ट है। और बायोगैस प्लांट्स वो तो है आपका। हाँ हाँ दिनेश, वेरी गुड। स्वच्छता, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, बिल्कुल होगा पॉल्यूशन कंट्रोल। पर्यावरण संरक्षण का पार्ट है ना पॉल्यूशन कंट्रोल भी, डेफिनेटली कर रहे हो आप। किनको? ठीक, भैंस को गौठान में रख रहे तो पर्यावरण संरक्षण कैसे हो रहा है? वो तो आपका संरक्षण हो ना कि गाय रोड में नहीं मार दिया आपने, या गाय आपके ऊपर नहीं चढ़ गई गाड़ी के। ट्रैफिक मैनेजमेंट पे तो पर्यावरण संरक्षण से मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट को, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब आइडिया आना चाहिए ना, कुछ कुछ पॉइंट्स आने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन ये मैं बोल रहा हूँ कि योजनाओं को स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दे, लिखिए गौधन योजना के बारे में, वो सब लिख लेंगे। उस योजनाओं में उसके उद्देश्य में लिखा है पर्यावरण संरक्षण भी है, लिखा है उद्देश्य, आपने पढ़ा होगा। गौधन योजना के उद्देश्य में लिखा है पर्यावरण संरक्षण। मैं उसी को क्वेश्चन बना रहा हूँ कि कैसे पर्यावरण संरक्षण है, ऐसा क्या कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह की स्कीम को एनालिसिस करेंगे ताकि वो एग्जाम पे वो क्वेश्चन ना आए। बताओ कुछ पॉइंट। गौधन योजना किस तरह से पर्यावरण संरक्षण करता है? इंटरेस्टेड दिख रहे तो मैं बोला पूछ लो, बताओ। नहीं यही है क्वेश्चन कि गौधन योजना पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित कर रहा है। तो वो 3-4 पॉइंट अभी निकला ना आप लोग से, बस यही है, उसी को हम लोगों को एनालिसिस करना है, कॉपी में लिख के रखना है ताकि एग्जाम के पहले हमारे पास सारे के सारे आंसर्स रेडी हों। और इसीलिए ये हेल्प करता है, ये जब ये हम लिखते हैं लगभग 100 आंसर्स 50 आंसर्स वीक में, तो ये वही चीज़ हेल्प करता है। लास्ट टाइम भी जो लिखे हो उसको आंसर कोई फेंकना नहीं है, उसको पढ़ो,
पढ़ोगे बहुत आइडिया मिलेगा, डेफिनेटली दिमाग खुलेगा कि किस जगह पे सोच सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बायोगैस था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बायो, और इवन देखो बायोगैस को गौधन से तो जोड़ा नहीं है, पर उसने क्या किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी प्रायोरिटी में रखा हुआ है बायोगैस को, बायोइथेनॉल और बायोगैस प्रोडक्शन को। तो अब बायोइथेनॉल चल रहा है तो साइंस के पेपर भी है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल दीजिए। अब आपका ट्राईहाइड्रिक क्या है, मोनोहाइड्रिक क्या है, डाईहाइड्रिक क्या है, उसको पता ही होना चाहिए पहले। आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सिलेबस पे थोड़ा बहुत, नहीं तो करंट के पार्ट से आ सकते हैं। तो अगर आप एथेनॉल को ला सकते हो तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में जा सकता है, अगर साइंस जनरल साइंस में नहीं तो टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग पूरे का पूरे स्कीम को एनालिसिस करेंगे। एक तो ये हो गया गौधन योजना पे। कोई और स्कीम जो आप लोग को लग रहा हो उस पर कुछ क्वेश्चंस? खूबचंद बघेल तो बहुत किया, राइट टू छत्तीसगढ़ किस तरह से यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को प्रमोट कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे हेल्थ योजनाएं हैं और वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो तो ऐसे बन सकता है इस साल, क्योंकि कोरोना वायरस भी था और हेल्थ सिस्टम छत्तीसगढ़ का चैलेंज हुआ। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के लिए वो भी एक हो सकता है इस बार कि एजुकेशन सेक्टर्स का क्या डेवलपमेंट, और एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से छत्तीसगढ़ में हम डेवलप कर सकते हैं। तो शिक्षा के लिए जो भी योजनाएं चलाई गई हैं वो तो ठीक है, पर छत्तीसगढ़ में शिक्षा के लिए अब देखो जनरली आप देख रहे हो 70% लगभग, अगर हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति और या आपका 2011 का सेंसस तो लिखते हैं कि लगभग 70%, इवन ज़्यादा 74% के अराउंड क्या है, शिक्षित लोग हैं। अब अगर ये 74% शिक्षित हैं तो छत्तीसगढ़ में एक न्यूज़ आता है 2 महीने पहले की, एक लड़की है निर्मला, वो पहली लड़की है किसी जनजाति की जो क्लास 12th पास की है। तो ये किस तरह का 70% है, ये कैसा 70% है? क्या अर्बन छत्तीसगढ़ ही पढ़ेगा या बिलासपुर रायपुर में ही पढ़ाई सीमित रह जाएगी, या जसपुर सुकमा वहां पर भी डेवलपमेंट देना है? ये ऐसे है, ये ऐसे के लिए पॉइंट है आपका, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। अगर शिक्षा पे ऐसे आता है तो ये एक पॉइंट है आपके लिए, और ऐसे नहीं आता, जर्नल भी आता है तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि हमारी शिक्षा कितनी अच्छी हो रही है, कितनी अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। तो जनरली इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही पूरा का पूरा चीज को डिजाइन किया गया है, और आंसर्स को भी, क्वेश्चन को ऐसे कोई जनरल क्वेश्चंस नहीं बना दिए हैं कि बस यहां पर आए 4 क्वेश्चन लिख दिए। आजकल चल रहा है ट्रेंड, देखा है मैंने भी यूट्यूब में बहुत सारे, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट अगर आपने खुद लिखा है तो कल लिखवाओ, नहीं तो मत लिखवाओ। और ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड को। अब ये नहीं होगा ना अब आपसे एग्जाम में पूछ रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताइए, वो जनरल क्वेश्चन दे देंगे असाइनमेंट में, लेकिन उसको समझाने का नहीं रह गया अभी। वो तो आप लोग फ्री में पढ़ लिए, हम कराएंगे उसको भी कि उसको कैसे लिख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन उसको बियॉन्ड लेकर भी चलना है। उसको कंपेयर करो, सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम औद्योगिकरण किस तरह से द्वितीय औद्योगिकरण से भिन्न था, हाउ द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इस तरह के एनालिसिस करोगे तो एक साथ इंडस वैली और महाजनपद दोनों के दोनों को खत्म कर जाओगे पढ़कर। तो क्वेश्चन को ही ऐसा फॉर्मेट करेंगे कि उस 50-60 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए। लास्ट टाइम भी किया था तो इस टाइम भी वही रहेगा पैटर्न, और एनालिसिस में थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स से नेचर से समझ आता है कि मेंस में हल्का सा ये लेकर जाएंगे आप लोग को इस तरफ। और छत्तीसगढ़ फैक्चुअली पढ़ो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया, प्रीलिम्स जो आता था वही पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में 2-4 नए क्वेश्चन दिखेंगे भले की, लेकिन जनरल छत्तीसगढ़ कॉमन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का यही पार्ट था कि पहली बात एक असाइनमेंट होगा, मतलब सॉरी आपका हर टेस्ट के पहले 3 असाइनमेंट्स होंगे, जिसमें लगभग आपका 50 से 70 क्वेश्चन होगा। टेस्ट के क्वेश्चंस अलग होंगे, ठीक है। अब हम इसको, आपका जो टेस्ट है उसको ऑन वीक, जिस वीक टेस्ट ले रहे हैं उसी वीक चेक करके देंगे। असाइनमेंट को आपकी रिव्यू की जाएगी, उसको चेक नहीं की जाती, उसको रिव्यू करेंगे आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उस असाइनमेंट को यहाँ डिस्कस भी किया जाएगा। बट जो आपका टेस्ट है उस टेस्ट को बिल्कुल हम चेक करेंगे, उस पर आपको मार्किंग होगी, असाइनमेंट पे मार्किंग नहीं होती, उस पर हम रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, तो पूरा का पूरा आपका ये होना है कि लगभग प्लान ये किया गया है कि लगभग जब हम एंड करेंगे सेशन को तो लगभग 400 से 450 क्वेश्चन हम आपको अपनी तरफ से लिखवा के देंगे, जो आपके असाइनमेंट फॉर्मेट में क्लास में लिखा हुआ क्वेश्चन सब मिलाकर होगा। और लगभग 500 क्वेश्चन आपने लिखा है जो करंट ट्रेंड पे है, जो एग्जाम आने से पहले, तो वो आपको एग्जाम निकलवा के दे देगा। और कुछ भी सोचने से पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है
प्री जो निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं वो सारा देखा होगा जिन्होंने। मैं यही बोलूँगा कि प्री निकल रहा है नहीं निकल रहा है वो तो एक अलग फैक्टर है, इस फिगर को रट लेना, कुछ रटो मत रटो इस साल इस फिगर को तो रट लेना। अगर मेंस के लिए थोड़ा भी होप दिखता है तो ये फिगर कितना है, 142 सीट है खाली, और एक सीट और जोड़ दिया उधर से, देखो पीछे से, उनको भी वो एक लगता है वो उन्हीं का था, मैं तो उन्हीं का छोड़ दिया था, आपका सिलेक्शन था, चलो 143 कर देते हैं। 143 सीट्स हैं खाली, और अभी कुछ लोग मेंस लिख रहे हैं लास्ट ईयर वाला, वो भी आएंगे इसके लिए फाइट करने। तो अगर वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आ जाएगा फिर हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, फरवरी बीत जाए, प्यार मोहब्बत में बीता था फरवरी पूरा, 14 तारीख को पीएससी ने भी प्यार कर लिया, आप लोग यही बोल रहे थे, बहुत घूम रहा था, मीम घूम रहा था एक, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पेपर दे दिया पीएससी ने। तो ये 143 जो है ये तो क्या क्या नंबर अच्छा नंबर भी प्यार वाला है, चलो उसको ऐसा बना देते हैं ना, फिर उसको ऐसा बना लेते हैं, नंबर भी प्यार वाला, तो 143। तो ये 143 तो पीएससी जो आप लोग को प्यारा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी से लगना होगा, नहीं तो कोई और ले जाएगा सीट कोई और ले जाएगा, ठीक है। तो 143 अगर अचीव करना है तो डेफिनेटली अभी से आपको चालू करना पड़ेगा। और अभी मतलब अभी मतलब ये नहीं कि वीडियो देख के सो गए फिर कल से देखते हैं ना कॉपी ओपी लाएंगे खरीद के, अभी मतलब अभी। तो डेफिनेटली इस चीज़ को चालू करो, तभी जाकर इस सेशन के विदिन पूरा का पूरा चीज़ को कवर कर पाओगे। और 2-3 डाउट थे जो सेशन चालू करने से पहले हम मांगते हैं कॉमन। तो पहला, क्या अभी आंसर राइटिंग करें? अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है मेंस के लिए। हाँ, तो जो पढ़ लिया उनसे ही पूछ लेना, उनका भी वो एग्जाम से एक दिन पहले होता है कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये करोगे तो सीख जाओगे, ये नहीं करोगे तो ये कभी कर ही नहीं पाओगे। लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चे आए, फर्स्ट टाइम थे, मुकेश फर्स्ट टाइम थे, लिखते लिखते सीख गए थे, सिलेबस भी खत्म हो गया था। तो ऐसा ही होता है कि लिखते लिखते सीखोगे तो सिलेबस खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपका कंपाइल भी हो जाएगा। और यहाँ जो एक क्लासरूम के प्रेशर में पढ़ लेते हो वो पढ़ लेते हो, आप अपने से पढ़ोगे उसी चीज़ को 10 दिन में करोगे। हम आपको एक सब्जेक्ट 1 वीक में पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसको कवर करने का भी सोचना है कि आंसर राइटिंग के थ्रू अपने मेंस को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलो एक आध और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जनरली कोई भी सब्जेक्ट बताओ सर, आपको उससे करना है, हिंदी मत बोलना ना सर विलोम शब्द बता दो नहीं वो नहीं हो पाएगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का तो मार्क्स ही नहीं, 18 मार्क्स के लिए अभी नहीं पढ़ेंगे, प्री में बहुत कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए उससे। लास्ट पेपर थर्ड पार्ट शिक्षा नीति आ गया ना उसके लिए, तो अभी तो इस बार तो शिक्षा नीति वहाँ पर आप पढ़ो। एक तो शिक्षा नीति डायरेक्ट दिखेगा, बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंडिया में रिसर्च के ऊपर जा सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका अबाउट अस ही पढ़ना है। वो तो मैंने बताया था, डायरेक्ट अबाउट अस जाओ और उनका पढ़ लो, वो तो वहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ही कुछ सोचते हैं उसमें, क्योंकि ज़्यादा दिख रहा है कि इधर उधर करेगा, इंडिया में तो ज़्यादा नहीं कर पाएगा। हिस्ट्री में किस सेक्शन से करें? मॉडर्न, तो मॉडर्न हिस्ट्री में बताओ, क्वेश्चन बताओ, चलो खुद ही बताओ। मैं आज ऐसे जनरल क्वेश्चन ऐसी आप लोग की तरफ से ले रहा हूँ। अभिषेक या तो बताओ पेपर 7 के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बोल रहे हो? आईटीआई और पॉलिटेक्निक में तो एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है, और एक आपका क्या है, डिप्लोमा कोर्स है। तो आप उसमें आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप जाके लाइव ऑन स्किल्स सीख रहे हो, पर डिप्लोमा में उसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट को सीख रहे हो। पर आईटीआई में तो आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज पे आते हो, ये सबसे बड़ा एक चेंजेस हैं। तो स्किल ज़्यादा आपको आईटीआई एम्पावर करता है, पर एक ज़्यादा डायमेंशन अगर आपको आगे चल के कैसे करना है वो आपको डिप्लोमा कोर्स सिखाएगा, कि वहाँ से आपके लिए क्या होता है कि आपको और डायमेंशन खुलते हैं। और आईटीआई से आप क्या होते हैं, कंप्लीट उसी स्किल को अचीव कर पाते हैं कि आप उस चीज़ को फिर करोगे आगे। तो वैसा नहीं जाएगा एनालिसिस, मतलब इन दोनों में वोकेशनल ट्रेनिंग में हो सकता था कि वोकेशनल ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट है हमारे स्किल इम्पार्टमेंट में, कि आपको जब वोकेशनल ट्रेनिंग, हाँ इनका क्या योगदान है, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि वो क्वेश्चन आपस में नहीं कंपेयर करेगा कि आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज का जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग हमको इम्पोर्ट, या ये हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में स्किल डेवलपमेंट में ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं, वैसा क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो। मतलब वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कराएगा, दोनों को अलग अलग है ना, डायमेंशन ही अलग है। कुछ नहीं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए आपका गौधन से गाय उठवा रहा है, गोबर उठवा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है?
लेकिन देखो प्रयास प्रयास जैसे कुछ थोड़े बहुत हो रहे थे। पहले तो इन्होंने चालू किया था लाइवलीहुड कॉलेजेस, अभी महिलाओं के लिए जैसे कि मल्टी सेंटर है, मल्टी स्किल सेंटर्स, गनियारी में था, अभी दंतेवाड़ा में भी आया मल्टी स्किल सेंटर्स। फिर रिसेंटली अभी जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं तो वहाँ पर स्विंग सिलाई मशीन दे रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट यही कर रही है। और रोजगार प्रोत्साहन के लिए कुछ अलग अलग स्कीम्स हैं, तो आप उसको कवर करो तो हो जाएगा वहाँ से। कुछ और है क्या स्कीम? सक्षम एंड स्वावलंबन योजना, हाँ ये दोनों योजना, हाँ मैं बोल रहा हूँ योजनाओं को ही देख पाओगे, मतलब ऐसे कोई सेपरेट नहीं चल रहा है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या फिर कुछ ऐसा? हाँ अभी अलग से नहीं, मतलब यही है मल्टी स्किल सेंटर्स है, बट मल्टी स्किल सेंटर में भी महिला उद्यमी बोल रहे हैं, मतलब मेनली वुमेन्स के लिए वो बनाया गया है। तो मेंस तो बोल रहे हैं कि गोबर ही बीन लो, आप लोग के लिए बना दिया गया है, तो उसमें ही जा सकते हैं। बाकी ठीक है, उसको हम लोग वही करेंगे कि देखो अगर कर रहे हैं तो हम लिखेंगे, और 2 पैराग्राफ रहता हमारे पास, तो हम 4-5 पॉइंट लिख दिए कि क्या कर रहे हैं, मल्टी स्किल सेंटर ये सारा, उसके बाद बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। जब पॉइंट खत्म हो गया तो हम क्या बताएंगे क्या कर सकते हैं, जहाँ तक पॉइंट हम लिख देते हैं उसके बाद लिखेंगे कि इसी तरह अभी जो उपयुक्त ऊपर जो काम किया है, इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार इन चीज़ों पे भी ध्यान दे सकती है, जैसे कि फिर उस पर तो फिर जैसे कि तो आप बताते रहो। यही तो आंसर राइटिंग है कि आपको जब नहीं आता तो भी उसको ब्लफ नहीं करेंगे, उस चीज़ को हम उसका आंसर का ही लैंग्वेज चेंज करके लिख जाएंगे। जो बड़े आंसर है, छोटे आंसर में तो 4 पॉइंट है तो कवर हो गया, और बड़े आंसर में वही होगा कि ये तो आपने किया, पर इसके साथ साथ हम छत्तीसगढ़ में स्किल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार जितने भी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जुड़कर कर सकती है। इंडस्ट्रीज़ हैं छत्तीसगढ़ में बहुत सारे, तो इंडस्ट्रियल विजिट करवाया जा सकता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, तो ये सारे से सकते हैं। अभी CPACT आया, छत्तीसगढ़ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो वो उसमें आप काम करेंगे तो धीरे धीरे प्लास्टिक इंजीनियरिंग में सीखेंगे लोग। एग्रीकल्चर के लिए देखो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया, अभी अगर देखोगे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में बहुत काम कर रहे हैं, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं इंडस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं उसमें इंटरेक्शन बढ़ेगा। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज 36-37 है और एग्रीकल्चर भी उतने पहुंच गए हैं, तो अभी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर कॉलेज का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी ही हो रही है। तो वहाँ से हाँ डेयरी पॉलिटेक्निक है, उद्यानिकी महात्मा गांधी उद्यानिकी यूनिवर्सिटी खुल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है कि आपके यहाँ एक एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी खुलना। वहाँ पर जसपुर का जो टी ब्रांड है वो देखो वो ब्रांड कितना आगे चले गया, वहाँ के लोग अभी टी कल्टीवेशन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सोहगरा फार्म, लिखना का नाम आप लिख लीजिए, सोहगरा फार्म नाम है उसका, हाँ सोहगरा। ये आपका जसपुर का खुद का जो टी ब्रांड चालू हुआ वो है, तो सोहगरा फार्म ये वहाँ पर उनका टी ब्रांड चालू हुआ है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग अच्छी थी, अब CSVT आने के बाद गंदी हो गई, लेकिन पहले अच्छी थी। इंडस्ट्री थे काफ़ी, तो ट्रेनिंग काफ़ी था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, इवन वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल हब माना जाता था इंडिया का छत्तीसगढ़ को, लेकिन इंडस्ट्री अब क्या हुआ, इंजीनियरिंग डाइल्यूट हो चुका है। ये तो BIT इंजीनियरिंग कॉलेज भले कि वो रीजनल कॉलेज है, लेकिन उसका इंडिया लेवल पे काफ़ी अच्छा एक था। तो हम लोग को ये देखना कि अब कितना डायमेंशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में जब जाओगे तो। ठीक है मुकेश, कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन? ठीक है, हाँ हाँ बताओ ना, बताओ। भारत में वामपंथी आंदोलन के इतिहास पर प्रकाश डालिए। वामपंथी आंदोलन, इसमें ऐसे भारत में वामपंथी आंदोलन के इतिहास पर प्रकाश डालिए। अच्छा, तो इसका जनरल अब देखो नेशनलिज्म जब चालू हो रहा है, राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद के 3 अलग अलग सेक्शन बने। एक को बोलते हैं हम लोग मॉडरेट, एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और तीसरा आपका क्रांतिकारी होते हैं। अब इसमें से वामपंथी आप किसको बोलोगे? इन तीनों में से पहले आप बताओ। नहीं नहीं पहले बताओ ना, वामपंथी किसको बोलोगे? क्रांतिकारियों को बोलोगे, बिल्कुल सही। तो इसका उद्गम का कारण क्या है? पहली बात, जो हमारे ऊपर के लीडर हैं वो अपनी चीज़ों को पूरी नहीं कर पा रहे, और दूसरा जो बाहर देश, ब्रिटेन सिर्फ भारत में नहीं था ना, ये कहाँ था, बाहर भी था। तो रशियन में रेवोल्यूशन हुआ, तो रशिया रेवोल्यूशन में देखा कि यंग लोग आकर किस तरह से अपने कंट्री को, लेनिन ने किस तरह से आगे बढ़ाया, तो वो विचारधारा के कारण ही हम लोग ने भी उस चीज़ को सुना। तो बाहर ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ हारे, उस चीज़ से हमारी एनर्जी बढ़ी। ब्रिटिशर्स के जब ट्रू नेचर को, जो उनकी सच्चाई थी, उसको जब जागरूक किया कि इन्होंने लीडर्स ने, तो वहाँ से वामपंथी जागरूक हुआ। तो धीरे धीरे पहले तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और राष्ट्रवाद क्या हुआ, अपने चरम सीमा में जब पहुंचा तो वहां से वामपंथी आए। कि पहले था कि हमको ब्रिटेन के अगेंस्ट बोलना है तो हम बोलना चालू कर रहे हैं,
पर बोलते बोलते अब हमको होगा कि नहीं, अब बोल तो बहुत लिया, अब हमको लेना ही है, तो एक्सट्रीमिज्म हो गया। फिर उसके बाद और आगे बढ़े कि लेना है पर अब लेके दिखाएंगे, तो वहां से क्या होता है कि कैसे एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया जाता है, और जब जब क्रांति को जन्म देंगे तो वहां से वामपंथी। तो तिलक को आप उसका मान सकते हैं, टॉर्च बियरर भारत में तिलक से स्टार्ट होता है। संध्या कल और केसरी जो उसके समाचार पत्र थे, और साथ साथ जो वहाँ पर आपका पुणे में जो हरकत हुई, ठीक है, जहाँ पर उन लोगों ने अटैक किया, और वहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा। और 18 के बाद से लेकर जो फेस है, मतलब सॉरी 1908 से 1914 का फेस, जब तिलक वगैरह अरेस्ट हो जाते हैं, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, अनुशीलन समिति और इन लोग जो भी अपना एक्टिविटी करते हैं वो, और बाद में फिर उसी को आगे लेकर कौन चलेंगे, सुरेंद्र साय और वगैरह, जो सुरेंद्र साय नहीं, यहाँ पर कौन थे, सूर्यसेन, भगत सिंह और उन लोगों का। तो उद्गम को वैसे ही पकड़ना है कि किस तरह से आपका बाहर देश का इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ। वामपंथी भारत में चालू होने का सबसे बड़ा रीज़न था बाहर पे ब्रिटिश कहाँ पर हारे, जब ब्रिटेन को किसी ने हराया, और ब्रिटेन के जो सच जो नेचर था, तो दादा भाई नेहरू को भी आप बोल सकते हो कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के बारे में सही जानकारी दी, जब वो ड्रेन थ्योरी बता रहे हैं, और उस ड्रेन थ्योरी को समझकर जब हम उनके नेचर को समझे कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, तब हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, तो 3-4 एस्पेक्ट हैं इसके, ये मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, पूरा आंसर ही लिखवा देंगे इसका, मैं इसको करा दूंगा। और कोई सा क्वेश्चन है उसमें? अच्छा सर, ये इस बार काफी रिलेवेंट लग रहा था कि भारत में किसान संगठन और किसान नेता जो आंदोलन में चल, हाँ, किसान संगठन और किसान नेता में क्या, हाँ, इतिहास इसका अगर 2-4 संगठन का नाम और 2-4 बड़े नेताओं का नाम भी तो काफी होगा। हाँ, तो स्वामी सहजानंद, वहीं से चालू करो किसान सभा। फिर उसके बाद वो लेडी हैं, क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल रहा हूँ, 1935 में जो पहला हमारा किसान पत्र बनाया गया था, जिसके बेसिस पे चुनाव लड़े, और इंदुल याग्निक का नाम रखिए, सबसे पहला किसान मेमोरेंडम उन्होंने बना के दिया था भारत में। इंदुल याग्निक, इंदुल याग्निक, ये 1936, और यहाँ पर पहली बार एक किसान मेमोरेंडम आया, और पहला चुनाव जब भारत के लोग से पूरे तरीके से लड़ा था 36 में, तो वो ये इंदुल याग्निक ने जो बनाया था किसान मेमोरेंडम, वहीं से चालू हुआ था। मदारी पासी, उनका भी नाम लिखिए, उनका भी एक्टिविटी रहा है। आप अगर लीडर पूछ रहे हैं तो 2-3 लीडर ये काफ़ी हैं, इससे हो जाएगा। संगठन या फिर भारतीय किसान सभा के अलावा तो कोई खास अवध किसान सभा, वो जो जेबी कृपलानी वाला आया था जो पेपर, वो तो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली बात है। देखो, किसान का प्रॉब्लम अगर इसमें आता है संगठन में, तो देखो आंदोलन आपका रिफॉर्म को पूछेगा, ऐसे संगठन पे नहीं जाएगा, रिफॉर्म को पूछेगा कि भारत में किसान मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करने के लिए रिफॉर्म कैसे किया गया, तो आपको वहाँ से लाना पड़ेगा, जो 1948 से चालू हुआ। भूमि को पहले सीलिंग किया गया, लैंड सीलिंग, कि इतना से ज़्यादा भूमि कोई नहीं रखेगा। जमींदारी रिफॉर्म किया गया, टेनेंसी रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, वो आया। और धीरे धीरे कैसे आपका जो फ्रेगमेंट, जो छोटे छोटे भूमि थे, उसको कैसे लैंड पुलिंग की ओर हम लोग गए आगे, तो वो सारा चकबंदी वगैरह वहाँ से पूछेगा क्वेश्चन। डायरेक्ट संगठन पे नहीं पूछेगा, सिलेबस पे संगठन नहीं दिया है। हिस्ट्री में जोड़ देगा लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा। और मेरे को लग रहा है कि भूदान पूछेगा, कहीं ना कहीं भूदान पे ज़्यादा काम हो सकता है इस बार, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट भी है और वो छुपा हुआ टॉपिक है जिसको कृषि में पूछा नहीं गया ज़्यादा, तो भूदान आंदोलन हो सकता है। और नहीं तो जनरली छत्तीसगढ़ में कृषि को पूछेगा, और आंदोलन को अगर पूछता है तो ऐसे में आएगा वो। तो कृषि की समस्या, और आंदोलन किसके लिए? देखो, आंदोलन कृषि की समस्या के लिए नहीं है, आंदोलन है मार्केटिंग के लिए और मंडी के लिए। समझ आ रहा है? अब पूरा का पूरा रिवोल्ट जो चल रहा है वो मेन तो मंडी का हो रहा है ना, मंडी के लिए, और जो एसेंशियल गुड्स हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि मंडी को पढ़ना है ज़्यादा, कि एग्रीकल्चर को किस तरह से मार्केटिंग में कैसे सुधार कर सकते हैं भारत में। उसको लिख लो, अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में किस तरह से इंडिया में रिफॉर्म करना है, इसको तो ऐसे में लिख के रखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब क्या उसमें चैलेंजेस हैं और उसको हम लोग किस तरह से अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, ताकि क्या हो सके, डबलिंग द फार्मर इनकम, जो एक डिमांड रखा है इन लोगों ने, तो वो चीज़ को कर सकते हैं। ट्रेस करेंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन को ट्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। सेशन को चालू करेंगे परसों, तो वहाँ से चालू करेंगे सारा चीज़। तो ये तो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छे से करके जाना। अभिषेक, दोनों जगह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स तो है ही है, साथ ही साथ आपका ऐसे में भी वो ऐसे बन सकता है इस बार, क्योंकि सीजी में जितने भी पॉलिसी हैं इसको पूछा जाता है ऐसे में। ओपन स्कूल को पूछा था,
हाँ ओपन स्कूल को पूछा था लास्ट ईयर ऐसे में डायरेक्ट कि ओपन स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन है छत्तीसगढ़ में। सुंदरलाल शर्मा जो ओपन विश्वविद्यालय जो है, ओपन यूनिवर्सिटी का क्या रोल होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद, क्या लाइवलीहुड कॉलेज था, लाइवलीहुड था सॉरी, हाँ लाइवलीहुड कॉलेज पूछा था। तो एक ऐसे आया था ना लास्ट ईयर, तो वो ऐसे पे तो वैसा ही क्वेश्चन जाएगा, स्कीम ओरिएंटेड एक आएगा, योजना से पूछेगा। लास्ट ईयर तो 2 योजना पूछा गया, नरवा गरवा घुरवाड़ी योजना ही था तो उसको तो पूछा ही गया, और साथ में तो 2 योजना से ही आपका ऐसे बना था। पर इस बार थोड़ा सा योजना से बियॉन्ड जाएगा। 2-3 टॉपिक लिख लो यार ऐसे के लिए, अभी फ़िलहाल तो टाइम नहीं उतना, लेकिन जो आप लोग को करना होगा अभी जो दे रहे हैं रिसेंट मेंस वो भी और नेक्स्ट वाले भी। पहली बात तो पर्यटन में छत्तीसगढ़ ने काफ़ी काम किया, तो जल पर्यटन, छत्तीसगढ़ पर्यटन में जल पर्यटन खासकर, और दूसरा पर्यटन का विकास, छत्तीसगढ़ में पर्यटन का विकास और जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे फिर वो पर्यटन के लिए इको सेंसिटिव जोन बनाएं, चाहे वो रिजॉर्ट बना कर दें, चाहे गवर्नमेंट उसके लिए कितना फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, वो सारा का सारा, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये जनरल है, अभी तो अपन ओरिएंटेशन सेशन में 7-5-6 क्वेश्चन को देख रहे हैं कि कहाँ जा सकता है और पढ़ेंगे कैसे। तो समझ आ रहा होगा कि डायमेंशन को कवर करना है। आप जनरल तो आप पढ़ लोगे यार, देखो जनरल आप खुद पढ़ लोगे किताबों से कि कौन सा विद्रोह हुआ, सुरेंद्र साय कहाँ भागा, कितने तारीख को फांसी हुआ, वो आप पढ़ लोगे, उससे क्वेश्चन आएगा वो बना भी लोगे। पर ये जो कवर करना है, 30-40% जो एक्स्ट्रा रह जाता है एग्जाम पे और जो सिलेक्शन से आपको दूर रख देता है, वो हम यहाँ से कवर करा के जरूर देंगे, ठीक है। तो वो एक फोकस है, वही सोल टारगेट है इस पूरे प्रोग्राम का। तो चलो फिर आप लोग जितने लोगों को भी जुड़ना हो ऑनलाइन, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो क्लासेस पे हैं वो तो वेट करेंगे अभी। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना चाहता, जो क्लासेस हैं उनके साथ डिस्कशन करेंगे आगे। और आप लोग में जिनको भी जुड़ना होगा तो रजिस्ट्रेशन ओपन है और क्लासेस कंटिन्यू ही होंगी। मैं वेट नहीं करने वाला कि आप लोगों का मन बनेगा उस दिन से मैं फिर से सेशन चालू करूं, ठीक है। तो वो वैसा करने से क्या होगा कि हमको क्लास को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो हम क्लास कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल जहाँ पर भी हो, कंबल के अंदर हो, रजाई के अंदर हो, बिल्कुल निकल के भागो। जो पहली ट्रेन मिल रही है, बस मिल रही है, अगर आपको सीखना है आप डेफिनेटली आइए और चालू करते हैं। वेट किसका करना है, एग्जाम तो उसी दिन होगा, आपका रिजल्ट भी उसी दिन आना होगा जिस दिन आना होगा, पर एग्जाम डेफिनेटली उसी दिन होगा। हाँ वो दूसरा कोरोना सर्ज आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे तो बात अलग है। तो वो जो पिछले साल जो सोचे कि कोरोना आ गया तो अभी एग्जाम नहीं होगा, वो अभी अगले महीने जो 28 को एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। 18 को जो पेपर है उनको लग रहा है कि अभी भी और 1 साल मिल जाए, तो वो वाले में हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि वो पढ़े नहीं। तो आप लोगों को गलती मत करो, कोचिंग्स भी ओपन हैं, अब घर पे भी हो तो हम लोग यूट्यूब से भी आ रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो इस सेशन को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ मैं, और होप आप लोग जहाँ पर एडमिशन लेंगे। थैंक यू। इसको बंद कर देना।